कुमार मंगलम बिरला को भी आरोपी बनाया है। कोयला आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यह सही वक्त है जब पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख को सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहिए कि जिस समय आवंटन हुआ उस समय मंत्रालय के प्रभारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। सूरत केस में फरार चल रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 18 में आसाराम के आश्रम पर दिल्ली और गुजरात पुलिस ने छापा मारा, लेकिन पुलिस को नारायण साईं यहाँ भी नहीं मिला। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद से ही नारायण पुलिस से छिपा फिर रहा है। रोहिणी के आश्रम के अलावा पुलिस ने रिंग रोड स्थित एक आश्रम पर भी छापेमारी की कार्रवाई की। इस बीच सूरत पुलिस की एक टीम बिहार के मधुबनी भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर इस बात की जांच की जाएगी कि 2003 में जब मधुबनी में शिविर लगा था तो उसमें कौन कौन से लोग आए थे। सूत्रों के मुताबिक 2003 में मधुबनी के जयनगर में आसाराम का शिविर लगा था। इस शिविर में नारायण साईं पीड़ित को लेकर आया था। बताया जा रहा है कि मधुबनी के बाद नारायण साईं पीड़ित महिला को लेकर नेपाल भी गया था। इस तथ्य की जांच के लिए सूरत पुलिस भी मधुबनी से बिहार के जनकपुर और काठमांडू जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं की गई है। इस बारे में पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का ही आखिरी फैसला करेगा। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आई है कि पार्टी अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। इस विषय में चर्चाओं का दौर चल रहा है और उम्मीदवार के नाम की जल्द ही ऐलान किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही गई है। बीजेपी के दिल्ली चुनाव प्रभारी तथा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पद के लिए अभी किसी नेता का चयन नहीं किया गया है। इस विषय में जो भी फैसला होगा वो बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा। फिलहाल दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल चुनाव अभियान की कमान थामे हुए हैं, लेकिन उनकी शैली को लेकर प्रदेश के नेताओं में असंतोष का भाव है। सूत्रों की माने तो इस समय पार्टी दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमे का कहना है कि पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर देनी चाहिए और दूसरे खेमे का कहना है कि चुनाव होने के बाद सीएम की घोषणा करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के 18 अक्टूबर को होने वाले संकल्प दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में तनातनी बढ़ गई है। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस ने एहतियातन 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद जहां अयोध्या में सरयू तट पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प दिवस मनाने में अड़ी है, वहीं सरकार ने अयोध्या में किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही सरयू तट पर इकट्ठा होने वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अयोध्या व उसके आसपास भारी मात्रा में पुलिस व सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। उधर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने तो आर पार का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि सरकार के दमन के आगे कतई नहीं झुकेंगे। दूसरी तरफ अयोध्या में आयोजन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। संकल्प दिवस में बाहर से आने वाले लोगों के लिए रामनगरी के 40 मंदिरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने गंभीर मंत्रणा भी की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव पूर्व भाजपा के साथ किसी दल का गठबंधन नहीं होना चाहिए और खासतौर पर चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल का तो बिल्कुल ही नहीं। ये मांग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा, जाट और किसान नेताओं की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के घर 3 घंटे लंबी बैठक चली। इस बैठक में बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह ने भी शिरकत की। इस बैठक के लिए तकरीबन 70 लोगों को आमंत्रण भेजा गया था। ये बैठक उस दौर में हो रही है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सर पर है और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सियासी समीकरण बदल चुके हैं। इस बैठक में भाग लेते हुए सभी नेताओं का मानना था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। भले ही अजीत सिंह चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामना चाहे, लेकिन उन्हें भी साफ इनकार करना ही पार्टी के लिए मुनासिब होगा। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हुई इस बैठक के अपने सियासी मायने हैं, क्योंकि इस बार भाजपा की कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और जाट वोट बैंक को अपने साथ कर क्लीन स्वीप हासिल किया जा सके। पुंछ जिले के कई सेक्टरों में एक साथ गोलीबारी कर घुसपैठ करवाने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तानी सेना ने शाम को बिम्बरगनी सेक्टर की MST पंजनी पोस्ट पर मोर्टार और रॉकेट से हमला करवा दिया। इसमें सेना का एक लांस नायक फिरोज खान शहीद हो गया, जबकि 4 अन्य जवान घायल हो गए। इस हमले में पोस्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। देर रात तक सीमा पर गोलीबारी जारी रही। गौरतलब है कि शहीद फिरोज खान को आज बकरीद की छुट्टी दी गई थी, लेकिन सीमा पर तनाव को देखते हुए वो छुट्टी पर नहीं गया था।
सुबह करीब 6 बजे पाक सेना ने मेंढर तहसील के बालाकोट, मनकोट, कृष्णा घाटी और मेंढर सेक्टर में ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी की आड़ में घुसपैठियों के दल ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसे सीमा पर तैनात जवानों ने देख लिया। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद घुसपैठिए वापस भाग गए, लेकिन सीमा पार से गोलीबारी जारी रही। शाम होते होते गोलीबारी और तेज हो गई। हमले में एक लांस नायक और 4 अन्य जवान भी शहीद हो गए। शहीद की पहचान 38 RR के 31 वर्षीय लांस नायक मोहम्मद फिरोज खान निवासी 4 मीनार हैदराबाद के रूप में हुई है। अपने बेतुके बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह उर्फ चैंपियन को लेने के देने पड़ गए हैं। सरकार और पीडीएफ विधायकों के खिलाफ जहां प्रणव सिंह ने जमकर विरोध किया था और जमकर बेतुके बयान दिए थे, उसके बाद सरकार ने उनकी लाल बत्ती छीन ली है और वन विकास निगम के अध्यक्ष पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। आखिरकार कांग्रेस ने अपने विवादास्पद कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। जी हां, कुंवर प्रणव चैंपियन को वन विकास निगम के अध्यक्ष पद से सरकार द्वारा हटा दिया गया है। हालांकि पहले उनका कैबिनेट मंत्री का दर्जा ही छीना गया था, लेकिन उसके बाद मंत्री सुरेंद्र राकेश के साथ मुख्यमंत्री की बात हुई, जिसके बाद वन विकास निगम के अध्यक्ष पद से भी चैंपियन को हटा दिया गया है, जिससे चैंपियन के बड़बोलेपन का करारा झटका बताया गया है। आपको बता दें कि चैंपियन द्वारा न कांग्रेस अनुशासन समिति को नोटिस का जवाब दिया गया और न ही अपनी गलती मानी गई। वहीं सुरेंद्र राकेश पर लगातार उनकी तल्ख टिप्पणी जारी रही, लेकिन बुधवार को आखिरकार चैंपियन पर कार्रवाई हो ही गई। वहीं इस बात को तस्दीक खुद मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कर दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के अनुसार काफी समय से चैंपियन की शिकायतें आ रही हैं। आखिरकार सरकार ने फैसला ले ही लिया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पार्टी में फायरिंग करने के बाद सरकार और पीडीएफ विधायकों के खिलाफ बड़बोलेपन के बयान देने के बाद अब जब सरकार ने कुंवर प्रणव सिंह पर कार्रवाई की है, तो इसके बाद कुंवर प्रणव सिंह की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुंवर प्रणव सिंह को सरकार ने सस्ते में ही छोड़ दिया है। बुधवार को हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। बीजेपी के कुमाऊं कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि एक ओर कांग्रेसी विधायक खुलेआम गोली चलाते हैं और वहीं पूरी सरकार उसे बचाने में लग जाती है, और दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं पर पूर्वाग्रसित होकर कार्रवाई की जाती है। कोश्यारी ने रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठकुराल के ऊपर मुख्यमंत्री द्वारा सीबीसीआईडी के गलत दुरुपयोग कर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में हुए दंगों में जो भी असली दोषी हैं, सरकार उन्हें बचाने में लगी है। साथ ही गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे राज्य कर्मचारियों के ऊपर बोलते हुए कहा कि सरकार को कर्मचारियों से बात कर उनकी जायज मांगों को मानना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश को हड़ताल प्रदेश बताते हुए कहा कि सरकार अब कर्मचारियों की भी मांगें सुनने को तैयार नहीं। मुजफ्फरनगर में अभी भी दहशत का आलम है और ये दहशत का आलम दहशतगर्दों के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कारण है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पे लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दंगा पीड़ित क्षेत्रों में अभी भी पुलिस संगठित गिरोह की तरह धन उगाही का काम कर रही है। मुजफ्फरनगर दंगे के 50 दिन बाद भी अभी भी हालात सामान्य नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जिन 14,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस उनको प्रताड़ित करके वसूली का काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि गन्ने के सीजन में मुजफ्फरनगर के किसान घर पे नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि पुलिस लगातार घरों में आती है और वसूली की नीयत से घर के मर्दों को परेशान करती है, जिसके कारण कृषि का कार्य भी सामान्य रूप से नहीं चल पा रहा है। सरकार पूरे दंगे की न्यायिक जांच करा रही है और ऐसी कोई भी सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं है जिसमें निर्दोषों से धन उगाही की बात हो, और अगर ऐसी कोई कंप्लेन सरकार के पास आती है तो वो उगाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि सरकार ने दागी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सच तो ये है कि मुजफ्फरनगर अभी भी अमन चैन की हकीकत से कोसों दूर है। जहां पूरा प्रदेश त्योहारों की खुशियों में डूबा हुआ है, वहीं मुजफ्फरनगर अभी भी मौत और दहशत के आलम से निकल नहीं पाया है।
उत्तराखंड में केदारनाथ में आपदा में जिस तरीके से नदियों ने सड़कों को तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद अब प्रदेश में यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़क मार्ग पर ही हासिल रहने की प्रवृत्ति बदलने लगी है। ऐसे में रोपवे को एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनाने की कोशिश शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार अब रोपवे एक्ट बनाने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रोपवे सड़कों का विकल्प बन पाएगा। उत्तराखंड में जून माह में आई जल प्रलय ने प्रदेश के 4 धाम रूट को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया, जिसे जैसे तैसे करके फिर से सड़कों का महज चलने के लिए खोला तो गया, लेकिन नदियों के किनारे सड़कों को बनाए जाने के सिद्धांत पर अब प्रदेश में खतरा महसूस होने लगा है। कहीं फिर से सड़कों का निर्माण हो और नदियां सड़कों को फिर ले। ऐसे में प्रदेश की बहुगुणा सरकार चारों धामों के साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा को बेरोक टोक बनाने के लिए कई जगह विकल्पों पर भी विचार कर रही है। जी हां, सरकार की नजर इन 4 धाम यात्रा मार्ग को रोपवे के जरिए जोड़ने की है, जिसको लेकर सरकार ने चुपके नया रोपवे एक्ट बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में रोपवे का बहुत स्कोप है। पर्यटन कारोबार की दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्थानीय कृषि व फल उत्पादों के ढुलान में भी अहम साबित हो सकते हैं। राज्य गठन के बाद इस दिशा में कुछ कोशिशें जरूर हुई, मगर अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। रोपवे निर्माण, संचालन और रखरखाव की ठोस व्यवस्था न होना इसकी प्रमुख वजह है। ऐसे में राज्य सरकार अपना नया रोपवे एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हिमाचल, जम्मू कश्मीर का एक्ट अध्ययन किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के 4 धाम यात्रा को रोपवे से जोड़ा जाए, जिससे सड़क मार्ग अवरुद्ध होने पर भी यात्रा में किसी प्रकार की रोक न हो, लोग रोपवे के माध्यम से यात्रा कर सके। हालांकि इस एक्ट का ड्राफ्ट अभी तय नहीं हुआ है, जल्दी इसे तैयार करके कैबिनेट में रखे जाने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस रोपवे को स्विट्जरलैंड की जो सबसे श्रेष्ठतम कंपनी होगी उससे बनवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में अफसरों के छोटे छोटे बच्चों से हाथ का पंखा चलवाने और हवा खाने के मामले में राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने इसे अफसरों का सामंती रवैया बताया है। साथ ही राजेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान में लाया जाएगा और संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। दरअसल जनपद शामली में कई अफसरों की मौजूदगी में छोटे छोटे बच्चों से हाथ का पंखा चलवाया गया। प्रदेश के बड़े अफसरों के इस लापरवाही भरे रवैये पर अखिलेश यादव सरकार ने कड़ा रुख दिखाया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि ये पूरा मामला सेवा नियमावली के भी खिलाफ है। मुख्यमंत्री हमेशा ही बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और ऐसे बेअंदाज अफसरों पर कार्रवाई होकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद की संकल्प यात्रा पर विहिप की जिद पर राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी और वीएचपी पिछले 1.5 साल से सांप्रदायिकता की आग को भड़काने का काम कर रही है। कभी अमित शाह को सामने लाते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। प्रदेश में नरेंद्र मोदी या कोई और समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। राजेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि ये लोग प्रदेश में विनाश करना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। बहरहाल हाल ही में मंदिर निर्माण से जुड़ी एक चिट्ठी के लीक होने के बाद राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव को पद से हटाकर ये संदेश देने की कोशिश की थी कि सरकार की छवि से खिलवाड़ करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होकर रहेगी। ऐसे में एक बार फिर इस घटना ने राज्य की अखिलेश यादव सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। चंपावत जिले के बाराकोट विकास खंड में 5 दिवसीय लड़ीधुरा महोत्सव के तहत रंगारंग कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। 18 अक्टूबर तक चलने वाले महोत्सव का मुख्य आकर्षण अंतिम दिन निकलने वाली देवी रथ यात्रा होगी, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग शिरकत करेंगे। इससे पूर्व क्षेत्रीय विधायक पूरन सिंह पयाल ने बाराकोट में महोत्सव का विधिवत आगाज किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के सफल आयोजन के लिए आयोजन की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की पीठ भी थपथपाई तथा संस्कृति को संरक्षण को मददगार बन रहे महोत्सव को अपनी ओर से हर संभव सहायता देने का भी वायदा किया। प्रकृति की गोद में बसे बाराकोट विकासखंड में पमदा ग्राम पंचायत के समीप ही मां लड़ीधुरा का मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा तक चलने वाले लड़ीधुरा महोत्सव को लेकर जहां स्थानीय निवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं पर आयोजकों ने भी आयोजन को लेकर चारों दिशाओं में मां भगवती का भक्तिमय माहौल देखने को मिला। प्रेम की नगरी आगरा में मुस्लिम लोगों ने बड़े ही सौहार्द के साथ ताजमहल के अंदर नमाज अदा की और इस मौके पर आगरा के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और व्यवस्था चाक चौबंद थी। आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। प्रेम की नगरी आगरा में ताजमहल की मस्जिद में नमाजियों ने नमाज अदा की। आज हजारों की संख्या में नमाजियों ने कुर्बानी ईद पर अल्लाह से देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ की। ताजमहल में नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी।
और इस मौके पर व्यवस्था भी चाक चौबंद थी और आगरा के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। ताजमहल के अंदर मुस्लिम भाइयों ने नमाज के बाद एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की बधाई दी और अल्लाह से अमन चैन की दुआ भी मांगी। पूरे देश में जहां आज बकरीद की नमाज अदा की गई, वहीं लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की मौजूदगी में लोगों ने ईद की नमाज अदा की, जिसके बाद शिवपाल यादव और मौलाना खालिद